हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेटलैंड नए जो हैं वो रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। तो उनके बारे में डिटेल बताएंगे, मैप के थ्रू बताएंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इंडियन वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त हुआ है। और भी कई इन्फॉर्मेशन है, सब पर चर्चा करेंगे और शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के कितने नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को जुलाई 2022 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे कुल संख्या रामसर स्थल की इंडिया में 54 हो गई है। इंपॉर्टेंट बात, आंसर होगा 5 नए आ गए हैं, रामसर स्थल शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो संख्या हो गई है 54 हो गई है। द हिंदू में आप न्यूज़ देख रहे हैं, ओके। और इसका ऐलान किसने किया, जानकारी किसने साझा की है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने ट्वीट किया और इन सब के बारे में बताया है। कौन कौन से हैं, तो पिचरवम मैंग्रोव, साख्य सागर झील, पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पाला वेटलैंड और कारी किली पक्षी अभयारण्य। तो ये सब फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये ट्वीट किया गया है किसके द्वारा, तो मंत्री के द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, किस राज्य के करी किली पक्षी अभयारण्य उसको वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आंसर होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का है, ओके। कांचीपुरम ज़िले में है तमिलनाडु के, और इसमें 100 से ज़्यादा प्रकार के पक्षी, उनकी प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैप के थ्रू बताएंगे आपको कुछ क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन होगा, पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे वैश्विक रामसर साइट में शामिल किया गया है लिस्ट में। आंसर होगा ये भी तमिलनाडु, इसका आंसर है। और ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक मीठे पानी का दलदल है, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित पिचवरम मैंग्रोव को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आंसर होगा तमिलनाडु, इसका भी आंसर तमिलनाडु है। देखिए, जो भी राज्य मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ऐसे पैटर्न है एग्जामिनेशन में आने का। ठीक है, उन सब के नाम तो आपको पता होनी चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए किस राज्य का, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करके आपको बताया। तो पिचवरम मैंग्रोव जो है वो भारत के जो बड़े मैंग्रोव वन हैं उनमें से एक है, और यहाँ पर 180 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, और 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाला वेटलैंड ये किस राज्य में स्थित है, जिसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आंसर होगा मिजोरम, ओके। ये मिजोरम के सियाहा जिले के फूरा गांव में स्थित एक प्राकृतिक झील है, और इसको पालक झील के नाम से भी जाना जाता है। तो मिजोरम में है ये। और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किस राज्य में स्थित साख्य सागर झील, इसका नाम अलग अलग ढंग से भी लिया जाता है। कहीं सांख्य आपको मिलेगा, कहीं अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो ट्वीट किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनके ट्वीट में साख्य लिखा हुआ, साख्य सागर झील। ठीक है, तो इसे वैश्विक रामसर साइट में शामिल किया गया। तो किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा मध्य प्रदेश, ओके। तो मध्य प्रदेश में साख्य सागर झील है, शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, और कृत्रिम झील है, ये बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो मैप के थ्रू भी देख लेते हैं कि किन किन वेटलैंड्स को दर्जा मिला है। तो ये रहा प्यारा भारत, और ये जो 3 राज्य हैं उसी के हैं 5 टोटल रामसर स्थल नए जो शामिल हुए हैं वो। तो कौन कौन से वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का है किरिकिली पक्षी सेंचुरी, पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप बात।
अब बात करते हैं मिजोरम की। तो ये पाला वेटलैंड मिजोरम में है, ध्यान रखने की बात है। और अब मध्य प्रदेश का कौन सा है, सख्य सागर झील। तो ये आप ध्यान रखना, ये 5 नए रामसर स्थल जुलाई 2022 में अभी ख़त्म हो रहा है जुलाई, और उसी में ये स्थल घोषित कर दिए गए हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने संख्या हो गई है, तो 54 हो गई है। ओके, अब समझ लेते हैं कि रामसर स्थल क्यों कहते हैं। दरअसल रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वो एक आयोजित किया गया था, और उसमें दुनिया के तमाम देशों ने, बहुत सारे देशों ने सिग्नेचर किए थे, साइन किया था एक एग्रीमेंट पर, इसलिए उसको रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इसको आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, 1975 में लागू हुआ था। एक ये इंटर गवर्नमेंटल ये एक संधि है, और इसके तहत जो वेटलैंड है उसका संरक्षण किया जाता है। और अगर सवाल हो कि भारत में वेटलैंड के संरक्षण के लिए कौन है नोडल मंत्रालय, तो वह है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो 54 संख्या हो गई है अभी तक की, यानी जो 28 जुलाई है आज, अब तक की, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं पूरी लिस्ट है आपके सामने, यहाँ 23 लिस्ट दिख रही है। इसके बाद आगे भी आपको बताएंगे, देखते हैं। ठीक है, ये रहा 47 और बाकी ये रहा, तो 54 संख्या हो गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, आप वहाँ से ले सकते हैं, वो जान सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो 5 हैं अभी लेटेस्ट जो हुए हैं, ये इतने, ये 5 नए आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, और ये रहे 5। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में रामसर साइट और पर्यावरण से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको मेंबरशिप लेना होगा 1 ईयर का, और 1 ईयर का मेंबरशिप लेते ही आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस तरह के मिलते हैं। और अब तक के, यानी जनवरी से जुलाई तक के PDF भी अवेलेबल हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। वीकली मॉक टेस्ट है, एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है ऐप के थ्रू। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, शानदार, और 40% डिस्काउंट है, फ्री शिपिंग भी है, तो आप देख सकते हैं मेंबरशिप। ओके, मेंबरशिप के जरिए जो इस वक्त बुक लॉन्च हुई है जनवरी से लेकर जुलाई तक की, उसमें 40% डिस्काउंट मिल जाता है मेंबरशिप के जरिए। वैसे 125 रुपीज़ है प्राइस, लेकिन जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको 135 रुपीज़ में वो बुक फ्री शिपिंग के साथ मिल जाएगा। तो मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय को, किस इंडियन को चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? आंसर होगा इंदरमीत गिल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल में, इंदरमीत गिल, उनको, वो इंडियन है और उनको वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, मुख्य अर्थशास्त्री। और ये सेकेंड इंडियन है। फर्स्ट इंडियन कौन थे? कौशिक बसु, ये ध्यान रखने की बात है। तो इनको जो है अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है। चीफ इकोनॉमिस्ट रहेंगे, साथ में एक और पद भी दिया गया है। हालांकि ये 1 सितंबर 2022 से ये पद संभालेंगे, और वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रेस रिलीज में ये इन्फॉर्मेशन जारी की है। ठीक है, तो कौशिक बसु के बाद गिल जो हैं, इंदरमीत गिल, वो इस पद को संभालने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, चीफ इकोनॉमिस्ट, उसके सामने तमाम जो नीतिगत चीज़ें होती हैं उसको करना होता है, रिपोर्ट्स फाइनल वही करता है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के जो आर्थिक स्थिति है उसका एक तरह से बॉस कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक, तो उसके चीफ इकोनॉमिस्ट
ये बन गए हैं। इनके बारे में भी आपको बताऊं, इंदरमीत गिल के बारे में, वर्तमान में ये वर्ल्ड बैंक में ही काम कर रहे थे और दिल्ली में अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। ओके, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल किया और फिर 1993 से 2016 तक वर्ल्ड बैंक में काम किया। फिर ड्यूक यूनिवर्सिटी में वहाँ वो गए, प्रोफेसर के तौर पे काम किया 2016 से 2021 तक। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक से जुड़ गए थे और अब चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। गर्व की बात है भारत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के सीईओ और एमडी पद का पदभार किसने संभाला है? नए सीईओ और एमडी कौन है? आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान, उनको 26 जुलाई को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। इससे पहले अगर बात करेंगे, ये न्यूज़ देख रहे हैं बिजनेस लाइन द हिंदू का, और ये फोटोग्राफ रहा इनका। इससे पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के एमडी और सीईओ के पद पर थे और उन्होंने इसी महीने जुलाई में इस्तीफा दे दिया और अब एनएसई के एमडी और सीईओ के पद पर आ गए हैं। ठीक है, आईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आईएम कोलकाता से एमबीए किया हुआ है, बैंकों में भी काम किया उन्होंने। एनएसई के संस्थापक टीम के हिस्सा थे। बाद में सन 2000 में एनएसई छोड़ दिया था उन्होंने, फ्रीलांस इंडस्ट्री से जुड़े, फिर बीएसई के डिप्टी सीईओ बने, फिर सीईओ बन गए और अब एनएसई के सीईओ बन गए हैं। क्या नाम है? आशीष कुमार चौहान। ध्यान रखने की बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम बताएं जिसका प्रदर्शन जुलाई 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने हुआ है। आंसर होगा वरुण। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का, और ये है वो ड्रोन जिसमें एक व्यक्ति बैठ सकता है और ये उड़ता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने वीडियो में मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये ड्रोन को उड़ाया गया। ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है इस ड्रोन में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको देख रहे हैं। सवाल है कि इस ड्रोन का किसने ये प्रदर्शन किया है प्राइम मिनिस्टर के सामने? तो नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, तो उसने एक सेमिनार के दौरान, स्वावलंबन नाम का सेमिनार था, उसी दौरान ये प्रेजेंट किया, दिखाया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। और इस ड्रोन का निर्माण किसने किया? तो इंडियन स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसने इसका निर्माण किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है, बिना पायलट का ये ड्रोन उड़ता है। 130 किलो के व्यक्ति का भार उठा सकता है ये, और एक व्यक्ति को ले जाने की इसकी क्षमता है और 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने की इसमें क्षमता है। ठीक है, 25 से 33 मिनट तक फुल फ्लाइट ये कर सकता है। और इसका निर्माण किसने किया है? फिर से बताऊं, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसका निर्माण किया है। हालांकि लैंडिंग और टेक ऑफ की जो टेक्निक है वो उसको नेवी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, और इंडियन नेवी को ऐसे 30 ड्रोन, वरुण ड्रोन सौंपे जा चुके हैं जो कि युद्धपोत पर उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ओके, इमरजेंसी की सिचुएशन में और ज़रूरत पड़ने पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को मिलाकर कौन सा कमांड स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ज्वाइंट थिएटर कमांड। न्यूज़ आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने अचानक ये घोषणा की। तो जम्मू में अभी हाल ही में करगिल विजय दिवस के दौरान एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये यानी उनकी सरकार तीनों सेनाओं के बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ज्वाइंट थिएटर कमांड की स्थापना जल्द ही करने जा रही है। उद्देश्य यही है कि अलग अलग थिएटर कमांड में एक ही कमांडर के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संचालन हो। ठीक है, तीनों सेनाएं तो रहेंगी लेकिन अलग अलग जो थिएटर कमांड होंगे, अलग अलग सेंटर होगा, वहाँ पर तीनों सेनाओं का जो लोकल चीफ होगा वो एक ही होगा। थिएटर कमांड सिस्टम क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठाना, तीनों सेनाओं की में 3 अलग अलग कमांडर होते हैं, उनकी जगह एक ही कमांडर हो, और ज्वाइंट कमांड थिएटर उसको कहते हैं। कितने अभी अगर हम बात करेंगे क्या इंडिया में थिएटर कमांड हैं, तो हाँ, भारत में 2 ज्वाइंट सर्विस कमांड अवेलेबल हैं,
मौजूद हैं, स्थापित है। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC और दूसरा है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, तो दो ऐसे कमांड हैं जो कि संचालित हो रहे हैं इंडिया में। अंडमान निकोबार जो थिएटर कमांड है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं बारी बारी से इसका नेतृत्व करते हैं और ये खासतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया और मलक्का जल डमरू है वहाँ पर जो रणनीतिक भारत का हित है उसको कवर करता है। और दूसरा है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC, वो भारत के परमाणु संपत्ति का ख्याल रखता है और युद्ध से जुड़े हुए तमाम जो क्रियाकलाप हैं उससे संबंध नहीं रखता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो थिएटर कमांड सिस्टम का पालन करते हैं। कैसे ये इंडिया में सोचा गया, वैसे तो बहुत पहले से सोचा जा रहा था, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान ये देखा गया कि वायुसेना और थल सेना उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का एक अभाव था। तो उसी के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसके आधार पर ये हो रहा था कि थिएटर कमांड स्थापित किया जाए और एक उदाहरण के तौर पर अंडमान निकोबार में थिएटर कमांड स्थापित किया गया था और वो चल रहा है। और दुनिया भर के कई सारे देशों में थिएटर कमांड सिस्टम चल रहे हैं, जैसे अमेरिका में वो चल रहा है, पहला ऐसा देश था थिएटर कमांड वाला। रूस के पास 4 थिएटर कमांड है और चीन में 5 पीस टाइम ज्योग्राफिक कमांड अवेलेबल है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस महाद्वीप पर गतिविधियों की निगरानी के लिए लोकसभा ने इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पारित किया? आंसर होगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो अभी हाल ही में जुलाई में ये बिल पास किया गया है लोकसभा के द्वारा और बिल को पेश किसने किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने पेश किया है। उद्देश्य यही है कि भारत के खुद के नियम के अनुसार आर्कटिक पर्यावरण और इकोसिस्टम की रक्षा की जाए। भारत अपने नियम कानून के साथ ऐसा करे। ठीक है, इस बिल में और क्या क्या बातें हैं? उद्देश्य यही है कि आर्कटिक क्षेत्र में खनन और जो अवैध गतिविधियां हैं जो चल रही हैं उससे छुटकारा पाना और वहाँ डीमिलिटराइजेशन हो सके, विसैन्यीकरण हो सके, कोई एक देश वहाँ जाकर अपनी सेना या पूरा इलाके पर जो दोहन न कर सके, इलाके के जो खनिज हैं उन सब पर, और सबका हिस्सा हो, इंडिया का भी हिस्सा हो। इसको लेकर ये इस बिल में कई सारे प्रावधान किए गए हैं जो कि भारत की सरकार को एक पावर देता है। ठीक है, आर्कटिक पर्यटन, इसके अलावा जो मत्स्य संसाधन है, मछली वगैरह पकड़ने की बात है, तो उन सब को लेकर काफ़ी सपोर्ट करेगा ये बिल। अगर सवाल होगा कि क्या अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन है, तो हाँ, भारत के रिसर्च स्टेशन है। एक का नाम है मैत्री और दूसरा है भारती। 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, और अब तक आर्कटिक में 40 एनुअल वैज्ञानिक अभियानों को इंडिया ने चलाया है, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2022 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? आंसर होगा 3। टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं तो एक बार मैं दिखा दूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर यानी IIM बेंगलोर, इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये हैदराबाद और IIM कोझिकोड, ये 3 जो हैं वो शामिल हैं टॉप 200 की लिस्ट में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। और उसकी जो रैंकिंग है QS रैंकिंग मैनेजमेंट की श्रेणी में वो देख रहे हैं, IIM बेंगलोर का जो रैंकिंग है 46 है, बेहतर है। इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस उसका है 111 से 120 के बीच में, और IIM कोझिकोड का जो रैंकिंग है वो है 171 प्लस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव के जो जंगल हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और उसका संरक्षण किया जा सके। और इस दिवस को कौन घोषित कर चुका है? तो यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के मोबाइल ऐप के थ्रू। आपको गूगल प्ले पर जाना है, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करना है और ये लोगो दिखाई देगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जरिए मेंबरशिप के थ्रू शानदार करंट अफेयर्स की तैयारी हो पाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।